गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। तो बच्चों क्या हो रहा है ना कि कुछ दिन से क्लास रेगुलर नहीं ले पा रही हूँ, लेकिन आज से जो क्लास मैं स्टार्ट कर रही हूँ वो कंटिन्यू अब रेगुलर रहेगा। तो बच्चों प्रीवियस क्लास में मैंने अनुच्छेद 32 आर्टिकल 32 के बारे में आपको कुछ जानकारी दी थी, ठीक है। आज आर्टिकल 32 पूरे के पूरे इस वीडियो में हम खत्म करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का क्लास और उम्मीद करती हूँ मैं बेहतर क्लास दे पाऊंगी। तो देखो अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो बच्चों इसमें क्या आ रहा है, संवैधानिक उपचार, अर्थात उपचार कब होता है, जब किसी को कोई बीमारी हो जाती है तो हम क्या करते हैं, उपचार करते हैं ना। डॉक्टर हमारा क्या करते हैं, उपचार करते हैं। तो उसी प्रकार जब समाज बीमार पड़ता है, सामाजिक बीमारियां आती है, तो हम क्या करते हैं, उस सामाजिक बीमारी का उपचार करते हैं। अब सामाजिक बीमारी क्या हुई बच्चों, तो सामाजिक बीमारी हुई जैसे कि भ्रष्टाचार हो गया, संप्रदायवाद हो गया, इस तरह के जो सामाजिक बीमारियां हैं जहां पे हम क्या करते हैं कि किसी के भी फंडामेंटल राइट्स का हम उल्लंघन करते हैं, हनन करते हैं। तो ये सब क्या है, ये हमारी सामाजिक बीमारियां हैं। अब इसी सामाजिक बीमारी का जो उपचार है वो कौन देता है, तो अनुच्छेद 32 देता है। अब बच्चों प्रश्न ये उठता है कि अनुच्छेद 32 ही क्यों देता है। तो ध्यान रखना कि जब फंडामेंटल राइट हमारे यहाँ लाया गया तो क्यों लाया गया, व्यक्ति के लिए लाया गया, क्योंकि हमारे देश में राज्य इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे देश में व्यक्ति इंपॉर्टेंट है। व्यक्ति का महत्व है, राज्य का नहीं। शक्तिशाली कौन है, फंडामेंटल राइट्स के अकॉर्डिंग फंडामेंटल्स एक व्यक्ति को शक्तिशाली बना रहा है राज्य से ज्यादा, ठीक है। मूल अधिकार लाने का मतलब क्या था, मूल अधिकार का लाने का मतलब यही था कि राज्य अपना शासन स्थापित ना कर ले, ठीक है। मतलब कि सरकार बेलगाम ना हो, और बेलगाम सरकार हो जाएगी तो क्या होगा, व्यक्ति की आज़ादी पे कंट्रोल करेगी, अभिव्यक्ति की आज़ादी को रोकेगी, जीवन के अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार जो हमें राइट्स मिले हुए हैं उन सब पे क्या हो जाता, सरकार का कंट्रोल हो जाता। तो संविधान निर्माताओं ने क्या किया, व्यक्ति के लिए संविधान लिख रहे थे, इसीलिए उन्होंने क्या दिया, हमें मूल अधिकार का एक तोहफा दिया। मूल अधिकार इतना बड़ा तोहफा जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, राज्य के अगेंस्ट खड़ा हो पाते हैं। राज्य के खिलाफ खड़ा होने का जो अधिकार है ना वो कौन देता, हमें मूल अधिकार देता है। लेकिन बच्चों संविधान निर्माता जब हमें सारे अधिकार दिए, जीवन का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, बोलने का अधिकार, समानता का अधिकार, हर प्रकार का जब अधिकार दिया, धार्मिक अधिकार दिया, तो अनुच्छेद 32 आखिर क्यों लाया गया। तो बात को बच्चों ये समझना है कि अगर अनुच्छेद 32 नहीं होगा ना तो ये जितने भी मूल अधिकार है ना इनका क्रियान्वयन नहीं होगा, ठीक है। ये क्या होगा, इनका जो आधार है, इन जो हमारे जीवन में हम इसको लागू कर पा रहे हैं, ठीक है, जिसको बोलते हैं कि जमीनी स्तर पर उतरना, ठीक है। तो क्रियान्वयन नहीं हो पाएगा, क्यों नहीं हो पाएगा कि समझिए, मान लीजिए आपको सारे अधिकार दे दिए गए, जीवन का अधिकार दे दिया गया, शोषण के विरुद्ध अधिकार दे दिया गया, लेकिन आपको ये संवैधानिक उपचार का अधिकार नहीं मिला। तो अगर आपका कोई फंडामेंटल राइट्स का हनन करेगा, उल्लंघन करेगा, तो आप कंप्लेन किसको करोगे। चलो मैंने अधिकार दे दिया आपको, मान लो, चलो हम प्रैक्टिकली सोचते हैं, मान लो कि आपको किसी ने अधिकार दिया, ठीक है, बोलने का अधिकार, जीवन का अधिकार, सब आपको अधिकार दिया हुआ है। लेकिन अगर दूसरा व्यक्ति आके आपके अधिकार का उल्लंघन करता है, आपके अधिकार का कोई हनन करते, चलो मान लो राज्य ही आपके अधिकार का हनन उल्लंघन करती है, तो आप कंप्लेन लेकर किसके पास जाओगे, संविधान निर्माता जो मर चुके हैं उनके पास जाओगे क्या, नहीं ना। तो संविधान निर्माता जानते थे कि हमने अधिकार तो दे दिया इनको, हमने अधिकार दे दिया, लेकिन जब हमने अधिकार दिया है तो जब व्यक्ति के अधिकार को हमने दे दिया मूल अधिकार में, तो इनके जब अधिकार का उल्लंघन होगा, हनन होगा, तो ये अपने मूल अधिकार की रक्षा किस प्रकार करेंगे, तो ये अपने मूल अधिकार की रक्षा अनुच्छेद 32 के द्वारा कर पाए, इसीलिए अनुच्छेद 32 आया, ठीक है। और ये इतना इसीलिए कहा जाता है ये मूल अधिकार में भी मूल है, क्योंकि ये फंडामेंटल राइट्स की रक्षा के लिए है हमारे। अगर हमारा मूल अधिकार का उल्लंघन होगा, हनन होगा, तो अनुच्छेद 32 के तहत ही हम अपने मूल अधिकार को क्या करेंगे, बचा पाएंगे, ठीक है। तो अब क्या है कि इसीलिए डॉक्टर अंबेडकर बोलते हैं कि ये जो है ना संविधान का हृदय और आत्मा है, ठीक है। जिस प्रकार ये शरीर बिना आत्मा का क्या है, इसका कोई अर्थ ही नहीं बनता है, हमारे शरीर का बिना आत्मा और बिना हृदय का, उसी प्रकार संविधान का अर्थ नहीं बनता अनुच्छेद 32 के बिना।
क्योंकि संविधान की सबसे खूबसूरत बात है, हमारे लोकतंत्र की सबसे खूबसूरत बात है कि हमें फंडामेंटल राइट्स मिला है। और उससे भी ज़्यादा खूबसूरत बात क्या है कि अनुच्छेद 32 है, जिसके आधार पर हम अपने फंडामेंटल राइट्स की रक्षा भी कर पाएंगे, जिसके आधार पर हम राज्य के खिलाफ खड़े हो पाएंगे, जिसके आधार पर कोई भी हमारे मूल अधिकार का उल्लंघन नहीं कर सकता है। तो यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई होगी। मैंने अपनी तरफ से बहुत कोशिश की है कि मैं अच्छे सरल शब्दों में बता पाऊँ। ठीक है, तो अब क्या है कि एक चीज आप याद रखो, अब अनुच्छेद 32 की जो विशेष बात है वो ये है कि देखो, कोई भी फंडामेंटल राइट्स है, ठीक है, तो जैसे समानता का अधिकार हो गया, जीवन का अधिकार हो गया, वाक और व्यक्ति का अधिकार हो गया, तो जितने भी फंडामेंटल राइट्स है, ठीक है, उसको हम क्या करते हैं, संविधान संशोधन के द्वारा कभी उसमें परिवर्तन ला सकते हैं। परंतु इसको बहुत विशेष अधिकार मिला है, इसमें कोई संविधान संशोधन के द्वारा इसको नहीं हटाया जा सकता। बाकी सारे फंडामेंटल राइट्स को देखेंगे हम संशोधन करते हैं संविधान संशोधन के द्वारा, लेकिन इसमें नहीं कर सकते। ये जैसा है वैसा ही है भाई, इसको छूने का अधिकार किसी को नहीं है, संसद को इसको छूने का अधिकार है ही नहीं। ठीक है, तो ये भी इसके लिए क्या है, मूल विशेषता है। ठीक है, अब बात को ये समझना, देखो जितने भी आर्टिकल्स हैं 14, 19, 21, ये तीनों क्या है, बहुत ही विशेष है। इसको भी कहा था मूल में मूल। क्यों? समानता का अधिकार, वाक और व्यक्ति का अधिकार, जीवन का अधिकार, ये बहुत ही विशेष है एक व्यक्ति के लिए। तो ये तीनों भी क्या है, जितने भी आर्टिकल्स है ना, वो सिर्फ खुद के लिए काम कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन ये जो 32 है, ये सारे मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स में जितने भी आर्टिकल्स है, ये सबके लिए काम करता है। इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, ये स्वयं में मूल है। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स में भी ये क्या है, फंडामेंटल है। अब बात को ये समझना है, तो ये जो अनुच्छेद 32 है, ये जो उपचार देता है, सामाजिक बीमारियों का उपचार जो हमें दे रहा है, संवैधानिक उपचार दे रहा है, तो देगा कौन, तो उच्चतम न्यायालय। क्योंकि अनुच्छेद 32 के अंतर्गत हम अपने फंडामेंटल राइट्स की रक्षा करने के लिए उच्चतम न्यायालय जाते हैं। और याद रखना बच्चों कि अगर हम चाहें तो आर्टिकल 226 के तहत भी क्या है, हम कहाँ जाएंगे, उच्च न्यायालय। देखो, जब फंडामेंटल राइट्स का आपका उल्लंघन होता है कभी, तो जिस स्टेट में हो वहां के उच्च न्यायालय में आर्टिकल 226 के तहत जा सकते हो। ये भी फंडामेंटल राइट्स से ही जुड़ा हुआ है 226। और उच्चतम न्यायालय क्या है, पूरे देश के लिए है। ठीक है ना, तो आर्टिकल 32 कहाँ भेजेगा, उच्चतम न्यायालय, और 226 आर्टिकल कहाँ भेजेगा, आपको उच्च न्यायालय भेजेगा। लेकिन 226 के अंतर्गत सिर्फ फंडामेंटल के लिए नहीं, बाकी और भी जितने भी आपके संपत्ति का अधिकार हो गया, इन सब के अकॉर्डिंग भी आप क्या कर सकते हो, उच्च न्यायालय जा सकते हो। परंतु याद रखना 226 और 32 क्या है, इसके द्वारा हम कहाँ जाते हैं, 226 के द्वारा उच्च न्यायालय जाते हैं फंडामेंटल राइट्स की रक्षा करने के लिए, और 32 के द्वारा उच्चतम न्यायालय। तो अभी 32 की बात कर रही हूँ, तो 32 का जो बीमारी, उसका उपचार कौन देगा, उच्चतम न्यायालय उपचार देगा। उच्चतम न्यायालय क्या उपचार देगा, चलिए वो देखते हैं। तो बच्चों चलिए देखते हैं कि उच्चतम न्यायालय द्वारा आखिर क्या उपचार दिया जाएगा। तो पहला जो उपचार है उसका नाम है बंदी प्रत्यक्षीकरण। ठीक है, ये लैटिन भाषा में इसको लिया गया है, लैटिन भाषा से, और इसका जो शाब्दिक अर्थ है वो है को प्रस्तुत किया जाए। ठीक है, इसका शाब्दिक अर्थ है प्रस्तुत किया जाए। ठीक है, आखिर क्या प्रस्तुत किया जाए, तो इसको पहले मैं जो मैंने यहाँ पे लिखा है, पहले मैं उसको पढ़ के सुनाती हूँ, फिर बारी बारी से समझाती हूँ। देखो, यहाँ लिखा गया है, यह उस व्यक्ति के संबंध में न्यायालय द्वारा जारी आदेश है। यह उस व्यक्ति के संबंध में न्यायालय द्वारा जारी आदेश है जिसे दूसरे द्वारा हिरासत में रखा गया है। ठीक है, उन्हें इनके सामने प्रस्तुत किया जाए, मतलब कि ये उस व्यक्ति के लिए है जिसको किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा हिरासत में रखा गया है, और न्यायालय के सामने फिर जिसको हिरासत में रखा गया उस व्यक्ति को क्या किया जाए, प्रस्तुत किया जाए। बंदी प्रत्यक्षीकरण के अंतर्गत ये बातें बोली जा रही हैं। तो अब बात को ये समझना है बच्चों कि हिरासत में आखिर कौन रखेगा, हिरासत में कौन रखेगा। तो पहला, हिरासत में पुलिस रखेगी। ठीक है, पुलिस रखेगी हिरासत में। तो पुलिस हिरासत में कैसे रखेगी, मान लो किसी को पुलिस अगर गिरफ्तार करती है, एफआईआर चार्जशीट जारी होता है, उसके बाद क्या होता है, 24 घंटा के अंदर उसको हम मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करते हैं। वहां पे मजिस्ट्रेट जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो ये देखते हैं कि पुलिस ने जिस भी अमुक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है वो वैधानिक रूप से किया है, कारण उचित है या अनुचित। ठीक है, ऐसा तो नहीं है कि अवैधानिक रूप से गिरफ्तार किया है। तो जब उसको लगेगा, मान लो मजिस्ट्रेट को लगेगा कि नहीं भैया
ये जो था वैधानिक कारण ही है, उसको पहली नजर में ऐसा लगा तो वो क्या बोलेगा, नहीं इसको जेल में रखो। तब वो व्यक्ति कहाँ जाएगा, जेल में जाएगा, हिरासत में जाएगा। उसके बाद क्या होगा कि उस पर कार्रवाई स्टार्ट होगी, सुनवाई स्टार्ट होगी, ट्रायल स्टार्ट होगा, ठीक है, न्यायालय में। तो यहाँ पे मजिस्ट्रेट ने फैसला नहीं सुनाया कि वो गुनहगार है, उसको लगा, पहले वो कारण देखा कि हाँ इसको रख सकते हैं कि नहीं हिरासत में और कि नहीं रख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद उस पर ट्रायल होगा, उसके बाद न्यायपालिका का जो डिसीजन होगा सबूत और गवाह को देखेगी, तो उसके बाद वो उसको अगर गुनहगार समझेगी तो सजा देगी, ठीक है, नहीं समझेगी तो रिहा कर देगी। तो इस जगह पे आप बंदी प्रत्यक्षीकरण नहीं ले जा सकते, जहां पे मजिस्ट्रेट ने बोल दिया कि नहीं भाई वैधानिक कारण है इसको गिरफ्तार करने का, ठीक है। तो आप कब ले जाएंगे बंदी प्रत्यक्षीकरण, मान लो किसी अमुक व्यक्ति को पुलिस ने पकड़ा और ये क्या है, अवैधानिक रूप से पकड़ा है, वैधानिक कारण नहीं है, तब आप कहाँ जा सकते हो, बंदी प्रत्यक्षीकरण के याचिका को आप ले जा सकते हो उच्चतम न्यायालय में, जहां पर न्यायालय क्या बोलेगा कि देखो क्या बोलने वाला है कि देखो उस इंसान को 24 घंटे के अंदर हमारे सामने प्रस्तुत करो। मतलब कि साफ साफ शब्दों में अगर पुलिस किसी को अवैधानिक रूप से पकड़ती है, अवैधानिक रूप से पकड़ेगी, तब वहां पे क्या होगा, ये बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका जारी किया जा सकता है। दूसरा क्या है कि ये जैसे कि पुलिस किसका अंग है, राज्य का अंग है, तो पुलिस राज्य का अंग है। और दूसरा क्या है, व्यक्ति भी कभी कभी देखोगे ना कि किसी को हिरासत में ले लेते हैं, ठीक है। कैसे हिरासत में लेते हैं व्यक्ति, तो समझो कभी कभी आप ध्यान देना कि अगर मान लो दो लोग समाज में तो आप देख ही रहे हो, दो प्रेमी प्रेमिका आपस में प्रेम करते हैं, अगर मान लो वो पकड़े गया एक इंसान कि घर वालों को पता चल गया, तो वो क्या करेंगे, उसको कैद कर देंगे। तो फिर उसका प्रेमी जा सकता है बंदी प्रत्यक्षीकरण की, हाँ देखो उसको हिरासत में ले गया, तो ये क्या है, संवैधानिक तो ये वैधानिक तो नहीं है, अवैधानिक रूप से उसको गिरफ्तार किया गया। जीवन के अधिकार में संविधान नहीं देखता, माँ बाप ये, ठीक है, जीवन के अधिकार का किसी का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। और किसी को हिरासत में रखना, किसी को कमरे में कैद करके रखना, ये तो गरिमा में जीवन का उल्लंघन है, ठीक है। आर्टिकल 21 में तो समझाया था कि किसी को कैद करके हम नहीं रख सकते हैं, तो अगर कोई रखता है तो वो क्या होता है, जीवन के अधिकार का उसका उल्लंघन हो रहा है, फंडामेंटल राइट्स का उसका हनन हो रहा है, तो अवैधानिक है। तो कोई मतलब जो जिसे पकड़ा गया है और जो भी उसका प्रेमी है वो जाके क्या कर सकता है, तो बंदी प्रत्यक्षीकरण जारी करवा सकता है, ठीक है। फिर ऐसे ही देखो किसी को हम क्या करते हैं, पकड़ के रख देते हैं, कैद कर देते हैं, ये सब समाज में आप देखे तो व्यक्ति भी करते हैं, व्यक्ति भी अवैधानिक रूप से क्या करते हैं, दूसरे व्यक्ति को हिरासत में रखते कैद करते हैं, तो उसके खिलाफ भी क्या होगा, बंदी प्रत्यक्षीकरण जारी हम कर सकते हैं, ठीक है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि बंदी प्रत्यक्षीकरण किसके खिलाफ होता है, पुलिस और राज्य के खिलाफ और व्यक्ति के भी खिलाफ होता है, जो अवैधानिक रूप से क्या करेंगे, किसी को हिरासत में लेंगे, तो उसके खिलाफ बंदी प्रत्यक्षीकरण जारी होगा याचिका, ठीक है। अब बंदी प्रत्यक्षीकरण की याचिका कहाँ नहीं मिलेगी, तो याद रखिएगा कि बंदी प्रत्यक्षीकरण की याचिका अनुच्छेद 22 निवारक नजरबंदी में नहीं शामिल होगा, क्योंकि जब निवारक नजरबंदी में पढ़ाई थी तो आपको बताई थी ये बहुत ही कड़ा और कठोर कानून है। ये बना क्यों, क्योंकि जिस व्यक्ति पे शक होगा कि राष्ट्रीय एकता अखंडता को तोड़ रहा है, तो उसको शक के आधार पर हम क्या करते हैं, गिरफ्तार कर लेते हैं। अगर ये इस पे लागू हो गया फिर निवारक नजरबंदी का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि ये जो है वो सामान्य अपराध नहीं होता है। सामाजिक अखंडता और सामाजिक एकता, राष्ट्रीय अखंडता और एकता को तोड़ना मतलब देश को तोड़ना, ये नॉर्मल अपराध नहीं है। तो अगर इस निवारक नजरबंदी के अंतर्गत किसी को पकड़ा गया है तो उस पे आप नहीं बोल सकते कि हाँ शक के आधार पे पकड़ा है, तो अवैधानिक रूप से पकड़ा है तो बंदी प्रत्यक्षीकरण लगाएंगे तो नहीं लगेगा, यहाँ पे भी बंदी प्रत्यक्षीकरण नहीं लगेगा। याद रखिएगा निवारक नजरबंदी में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका यहाँ भी नहीं लगेगी निवारक नजरबंदी में, ठीक है। अब दूसरा उपचार देखते हैं। पहला उपचार आई होप आपको समझ में आ गया होगा, तो दूसरा उपचार क्या है अब उस पर चर्चा करते हैं। तो दूसरा उपचार है परमादेश, मतलब कि इसका शाब्दिक अर्थ है आदेश देते हैं। तो बच्चों आदेश कौन देगा, तो उच्चतम न्यायालय आदेश देंगे। तो उच्चतम न्यायालय आखिर क्या आदेश देते हैं पहले हम वो देखते हैं। तो देखो यह एक नियंत्रण है जिसे न्यायालय द्वारा सार्वजनिक अधिकारियों को जारी किया जाता है। न्यायालय किसको जारी कर रही है बच्चों, तो सार्वजनिक अधिकारियों को, ठीक है, ताकि उनसे उनके कार्यों और नकारने के संबंध में पूछा जा सके। समझिए बात को, जो न्यायालय है, जो हमारी उच्चतम न्यायालय है, वो सार्वजनिक अधिकारियों को जारी करेगी
ताकि उनसे क्या करे, उनके कार्य के बारे में पूछे और नकारने के जिस कार्य नहीं कर रहे हैं उनके नकारने के संबंध में भी उनसे क्या करे, पूछे। ठीक है माफ करिएगा। दूसरा जो बिंदु है वो ये है कि इसे किसी भी सार्वजनिक इकाई, निगम, अधीनस्थ न्यायालयों, प्राधिकरणों या सरकार के खिलाफ समान उद्देश्य के लिए जारी किया जा सकता है। ये जो सेम उद्देश्य है ना पूछना, उसके लिए ये कहाँ कहाँ लगेगा, सार्वजनिक इकाई तो समझ में आ रहा है जो सार्वजनिक क्षेत्र में काम कर रहे हैं, निगम, अधीनस्थ न्यायालय। समझो अधीनस्थ न्यायालय का मतलब हो गया जनपद न्यायालय। हर डिस्ट्रिक्ट का एक क्या होता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है। तो अधीनस्थ न्यायालय का मतलब क्या हो गया, जनपद न्यायालय, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो गया। ठीक है, जनपद न्यायालय। अब क्या है, प्राधिकरणों। देखो न्यायालय तो हमारे यहाँ मुख्य रूप से 3 है, जनपद, उच्च और उच्चतम। लेकिन अभी और भी तमाम न्यायालय हो गए जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जैसे कि लेबर कोर्ट हो गया, परिवार वाला कोर्ट है। तो ये जितने भी ऐसे ही बहुत सारे कोर्ट है तो उसको क्या बोलेंगे, प्राधिकरणों या सरकार के खिलाफ। ठीक है, सरकार के खिलाफ समान उद्देश्य के लिए जारी किया जा सकता है। तो एक बात मैं समझा देती हूँ पहले कि देखो उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय दोनों एक दूसरे के समानांतर है। ठीक है, ये नहीं कि उच्चतम न्यायालय उच्च न्यायालय को आदेश देगा, उच्चतम न्यायालय उच्च न्यायालय को आदेश देगा, ऐसा नहीं है। हाँ, थोड़ी सी शक्तियों में क्या है ना कि उच्चतम न्यायालय के पास थोड़ी ज्यादा शक्ति है और क्या है, उच्च न्यायालय के पास थोड़ा सा कम। लेकिन ऐसा नहीं है, दोनों ही मूल अधिकार की रक्षा करते हैं। आर्टिकल 226 से उच्च न्यायालय रक्षा करता है और आर्टिकल 32 से उच्चतम न्यायालय रक्षा करता है फंडामेंटल राइट्स का। तो ये एक दूसरे को आदेश नहीं देते हैं। तो यहाँ पे मैंने सिर्फ और सिर्फ याद रखिएगा उच्च न्यायालय की बात नहीं की है। उच्चतम न्यायालय उच्च न्यायालय को आदेश नहीं देगा। वो किसको देगा, वो देगा जनपद न्यायालय मतलब अधीनस्थ न्यायालय और अधिकरणों को आदेश देगा। ठीक है, प्राधिकरणों को आदेश देगा, सरकार के खिलाफ बोलेगा, सार्वजनिक अधिकारी मतलब सरकारी अधिकारी जो लोग बैठे हुए हैं, सरकारी जो अधिकारी है, सरकारी नौकरी वाले व्यक्तियों को देगा। दूसरा क्या है कि सार्वजनिक क्षेत्र में जो निजी क्षेत्र भी सार्वजनिक क्षेत्र के रूप में काम कर रहे हैं ना, जैसे कि देखो शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सब क्या था, राज्य का काम था, लेकिन अब इसको निजी क्षेत्र भी कर रहा है, शिक्षा का काम, स्वास्थ्य का काम। तो सार्वजनिक क्षेत्र में जो निजी क्षेत्र लगे हुए हैं उनको भी ये आदेश दे सकता है। तो अब किसको किसको नहीं देगा, परमादेश किसको किसको नहीं जाएगा, तो देखो राष्ट्रपति को नहीं जाएगा, राज्यपाल को नहीं जाएगा। तो राष्ट्रपति राज्यपाल को किसके अंतर्गत नहीं जाएगा, तो राष्ट्रपति राज्यपाल को मैंने बताया था आर्टिकल 14 में, राष्ट्रपति राज्यपाल इतने बड़े संवैधानिक पोस्ट पे हैं, उनको कभी भी उच्च न्यायालय नहीं बुलाया जाएगा, क्योंकि वो काम करते ही कहाँ है, करता कौन है, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री। वो तो बस उस पद पर हैं। ठीक है, वैधानिक रूप से बैठे हुए वहां पर। तो देखो अनुच्छेद 361 आर्टिकल से इनको विशेष अधिकार मिला हुआ है। अनुच्छेद 14 में भी बताया गया है कि ये इनको न्यायालय बुलाया ही नहीं जाएगा, तो इनके ऊपर तो लगेगा ही नहीं परमादेश। साथ ही जो निजी, एकदम निजी है, उनके ऊपर भी नहीं लगेगा, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के ऊपर नहीं लगेगा। तो इस तरह से क्या है कि परमादेश जिस पे लगेगा वो यहाँ ऊपर मैंने बता दिया। सरकारी अधिकारियों पे लगेगा, सार्वजनिक अधिकारियों पे लगेगा, ठीक है, सरकार के ऊपर लगेगा, अधीनस्थ न्यायालय के ऊपर लगेगा, सार्वजनिक क्षेत्र में कार्य करने वाले इकाई और निगम के ऊपर लगेगा, और जो तमाम न्यायालय छोटे मोटे हैं, अधिकरण, प्राधिकरण, उनके ऊपर लगेगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा दूसरी उपचार बीमारी का परमादेश। अब तीसरे पे चलते हैं। तो हम देखने जा रहे हैं अभी हमारा तीसरा उपचार, जो कि है प्रतिषेध। इसका शाब्दिक अर्थ है बच्चों रोकना। रोकेगा कौन, तो उच्चतम न्यायालय। तो उच्चतम न्यायालय कैसे रोकेगी, तो इसका पहले जो यहाँ पे जो बातें लिखी हुई है, पहले आप शब्दों पे ध्यान दो, फिर मैं एक एक शब्द को अच्छे से समझा दूंगी। तो किसी उच्च न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों, किसी उच्च न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों को या अधिकरणों को अपने न्याय क्षेत्र से उच्च न्यायिक कार्यों को करने से रोकने के लिए जारी किया जाता है। अब बात को ये समझना है, इधर देखो, मुख्य रूप से 3 न्यायालय हो गए। एक हो गया हमारा जनपद न्यायालय, फिर उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय। तो देखो उच्चतम और उच्च न्यायालय एक दूसरे के समानांतर है। ठीक है,
ये एक दूसरे के समानांतर है। ये नहीं कि उच्चतम न्यायालय इसको आदेश देगा और उच्च न्यायालय इसको आदेश देगा, बिल्कुल भी नहीं, ये एक दूसरे के समानांतर है। कभी भी उच्चतम न्यायालय उच्च न्यायालय को कोई आदेश नहीं देता है। वो अलग बात है कि उच्चतम न्यायालय का जो निर्णय होता है ना, उसको उच्च न्यायालय मानती है, ठीक है, और थोड़ी सी शक्तियां इसकी ज्यादा है, ठीक है, तो वो तो हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन अभी टॉपिक समझना है तो पहले ये समझ लो, दो न्यायालय हमारे यहाँ हो गए, उच्चतम और उच्च न्यायालय, ये एक दूसरे के समानांतर है। तो ये दोनों किसको आदेश दे सकते हैं? ये दोनों मिलके जनपद न्यायालय को आदेश दे सकते हैं। ये जनपद न्यायालय ही क्या हुआ बच्चों? अधीनस्थ न्यायालय हुआ, ठीक है, जनपद न्यायालय अधीनस्थ न्यायालय हुआ। और हमारे यहाँ तमाम और भी न्यायालय हैं जिसको हम क्या बोलेंगे? अधिकरण न्यायालय। तो ये बात तो समझ में आ गया कि उच्च न्यायालय में से ये दोनों दे सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या करेंगे? अधीनस्थ न्यायालय, उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय, अधीनस्थ न्यायालय और अधिकरण न्यायालय को क्या देंगे? अपने न्याय क्षेत्र से उच्च न्यायिक कार्यों को करने से रोकने के लिए प्रतिषेध लगाएंगे, ठीक है। अगर मान लो, जैसे कि देखो, अधिकरण न्यायालय में मान लो लेबर कोर्ट आता है, उसके बाद परिवार का कोर्ट आता है, तो मान लो लेबर कोर्ट जो है वो आपराधिक मामला देखने लगे, तो वो क्या कर रही है? अपने न्याय क्षेत्र से हट के काम कर रही है, ठीक है, अपने न्याय क्षेत्र में नहीं है वो, क्लियर। उसी प्रकार जब परिवार का जो कोर्ट है, जो पारिवारिक मामले के लिए बना है, वो भी क्या करे कि क्रिमिनल मामले देखने लगे, आपराधिक मामले देखने लगे, तो वो भी क्या कर रहा है? अपने न्याय क्षेत्र से हट के काम कर रहा है। तो यहाँ पे साफ साफ ये समझो कि अगर अधीनस्थ न्यायालय मतलब जनपद न्यायालय और अधिकरण न्यायालय क्या करेगी? अपने न्याय क्षेत्र से हटकर कार्य करेगी, ठीक है, न्याय क्षेत्र से हटकर उच्च न्यायिक कार्य को करने लगेगी, जो उसके अधिकार में नहीं है, अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाके कार्य करेगी, तो उसको रोकने के लिए क्या उस पर जारी किया जाएगा? तो प्रतिषेध जारी किया जाएगा। बात समझ में आ गई आपको? अब देखते हैं, प्रतिषेध संबंधी रीट सिर्फ न्यायिक एवं अर्ध न्यायिक प्राधिकरणों के विरुद्ध ही जारी किया जा सकता है, ठीक है, ये न्यायिक और अर्ध न्यायिक प्राधिकरणों के विरुद्ध ही जारी किया जा सकता है। अब बात को ये भी समझना, देखो जैसे कि प्रशासनिक अधिकारी हो गया, डीएम हो गया, ठीक है, तो ये भी क्या करते हैं बच्चों? तो ये भी कभी कभी निर्णय लेते हैं, ठीक है। अगर ये भी अपने अधिकार क्षेत्र से हट के निर्णय लेते हैं किसी के प्रति, तो इनके ऊपर भी क्या जारी किया जा सकता है? तो इनके ऊपर भी प्रतिषेध जारी होगा। प्रशासनिक अधिकारी, क्योंकि ये भी क्या करते हैं? निर्णय देते हैं, ठीक है। तो अगर ये अपने अधिकार क्षेत्र से हटकर उच्च न्यायिक मामलों में निर्णय देने लगेंगे, तो क्या किया जाएगा? प्रतिषेध इसमें लगाया जाएगा। प्रतिषेध मतलब रोका जाएगा कि नहीं, अपने अधिकार क्षेत्र से हटकर काम आप मत कीजिए, अपने अधिकार क्षेत्र में रहकर काम कीजिए, ठीक है। अपने अधिकार क्षेत्र और अपनी प्रक्रिया के अंतर्गत ही आप क्या कर सकते हैं? अपना काम कर सकते हैं। तो प्रतिषेध कहाँ नहीं लगेगा? तो निजी व्यक्तियों और निकायों पे ये उपलब्ध नहीं है, निजी व्यक्तियों और निकायों पे ये नहीं लगेगा। तो ये रहा हमारा तीसरा उपचार। अब चलते चौथे उपचार पे। चौथे उपचार पे बात कर लेते हैं। तो चौथा उपचार है उत्प्रेषण। तो बच्चों उत्प्रेषण जो है ना, वो प्रतिषेध के ही समान है लगभग। कैसे समान है? तो देखो, प्रतिषेध जो है ना, इसको हम बोल सकते हैं ये पहला फर्स्ट चरण है और उत्प्रेषण सेकेंड है, ठीक है। और ये उत्प्रेषण और प्रतिषेध दोनों कौन लगाता है? तो उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय किस पे लगाएंगे? अधीनस्थ न्यायालय पर, मतलब कि जनपद न्यायालय और अधिकरण न्यायालय पर, ठीक है। तो ये दोनों लगाते हैं, अधीनस्थ न्यायालय पे लगाते हैं, ठीक है। तो अब क्या है? तो जनपद न्यायालय, अब इसको इस तरह से समझेंगे कि देखो, उत्प्रेषण, जैसे कि देखो, प्रतिषेध का शाब्दिक अर्थ क्या था? रोकना, और उत्प्रेषण का शाब्दिक अर्थ है प्रमाणित होना या सूचना देना, ठीक है। इसका शाब्दिक अर्थ उत्प्रेषण का प्रमाणित होना या सूचना देना। तो देखो, ये जो दोनों है ना, प्रतिषेध और उत्प्रेषण, जब कोई काम नहीं हो रहा है, लंबित है, बहुत दिनों तक रुका हुआ है, मतलब अगर निर्णय नहीं मिला तो प्रतिषेध लगाया जा रहा है उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय द्वारा। काम नहीं हो रहा है, नकार रहे हैं, तो उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय पे क्या लग रहा है? आपका प्रतिषेध लग रहा है। लेकिन अगर निर्णय देते हैं, जैसे कि अपने अधिकार क्षेत्र और अपनी क्षेत्राधिकार से हटकर, अपनी प्रक्रिया से हटकर आप निर्णय देते हैं, तो उस पर क्या लगाएंगे? फिर हम उत्प्रेषण लगाएंगे और मामला को अपने पास क्या कर सकते हैं? बुला लेंगे,
ठीक है। तो उच्चतम न्यायालय देखो, उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 32 के द्वारा और उच्च न्यायालय 226 आर्टिकल के द्वारा मूल अधिकार की क्या करती है, ये रक्षा करती है। तो उच्चतम न्यायालय का संबंध पूरे भारत से है, लेकिन उच्च न्यायालय का संबंध किससे है, राज्य से है। ठीक है। अगर किसी अमुख राज्य में अगर मौलिक अधिकार, मूल अधिकार का हनन होता है, मान लो जहां मैं रहती हूँ, मेरे स्टेट में अगर मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ, तो हम उच्च न्यायालय आर्टिकल 226 के तहत जाएंगे और अपने फंडामेंटल राइट्स की रक्षा करेंगे। ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि 226 के अंतर्गत सिर्फ मूल अधिकार की ही रक्षा होगी, संपत्ति का अधिकार वगैरह और भी मामले, तमाम मामले हम इसके तहत हम जाके उच्च न्यायालय में अपनी कार्रवाई करवा सकते हैं। ठीक है। और अनुच्छेद 32 से पूरे भारत का ये उच्चतम न्यायालय हमारी क्या करेगा, मौलिक अधिकार की रक्षा करेगा। ठीक है। लेकिन जनपद न्यायालय का संबंध जो होता है ना, वो मूल अधिकार की रक्षा और संविधान की व्याख्या से नहीं होता। देखो मैंने यहाँ कट किया है, क्यों? क्योंकि जनपद न्यायालय ना ही मूल अधिकार की रक्षा करती है और ना ही संविधान की व्याख्या करती है, मतलब इसका कोई संबंध नहीं है मूल अधिकार और संविधान से। तो इसका संबंध क्या है? तो इसका संबंध है भारतीय दंड संहिता, आपराधिक प्रक्रिया संहिता से। ठीक है। तो इसका संबंध इन दोनों से है। तो कहने का मतलब ये है कि जब भी जनपद न्यायालय, ठीक है, अब जनपद न्यायालय मान लो किसी का फंडामेंटल राइट का रक्षा करने लगेगी, तो इसका तो ये अधिकार क्षेत्र नहीं है। तो कहने का मतलब अगर ये अपने क्षेत्राधिकार, अपनी प्रक्रिया से हट के कुछ कार्य करती है, तो इन पे क्या लगाएंगे, उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय उत्प्रेषण। ठीक है। उत्प्रेषण इस पे जारी हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि अपने क्षेत्राधिकार, अपने प्रक्रिया से हटकर इन्होंने क्या किया है, काम किया है। तो ये मामला कहाँ जाए, अब उच्चतम न्यायालय जाए, उच्च न्यायालय जाए। तो ये रहा उत्प्रेषण। अब लास्ट 5वां जो उपचार है, अब उसको देखते हैं और टॉपिक को करते हैं समाप्त। 5वां और आखिरी उपचार ये है अधिकार परीक्षा। मतलब कि किस हैसियत से, इसका शाब्दिक अर्थ ये है किस हैसियत से। ठीक है। अगर कोई सार्वजनिक पद पर है तो उसकी नियुक्ति वैधानिक थी, पद के योग्य था, यह उच्चतम न्यायालय देखेगा। ठीक है। मान लो कि कोई भी सार्वजनिक पद पर कोई व्यक्ति बैठा है, तो उसकी जो नियुक्ति है क्या वो वैधानिक है या नहीं, ठीक है, पद के योग्य था या नहीं, ये उच्चतम न्यायालय देखेगा। मतलब कि ऐसा नहीं, हमारे लूट सिस्टम नहीं है कि हाँ जिसको मन किया वो क्या करेगा। मान लो कि हमारे देश के प्रधानमंत्री का मन करेगा तो किसी को भी IAS IPS बना देंगे, ऐसा नहीं चलेगा। पूरी की पूरी क्या होगी, वैधानिक रूप से उसकी क्या होगी, नियुक्ति होगी। वो पद के योग्य है कि नहीं वो देखा जाएगा। तो इसी को बोलते हैं अधिकार परीक्षा, या उच्चतम न्यायालय देखेगा। याद रखिएगा कि यह निजी क्षेत्र के लिए नहीं दिया जा सकता। ठीक है। अधिकार परीक्षा उच्चतम न्यायालय के खिलाफ भी नहीं होगा। ठीक है। उच्चतम न्यायालय के निर्णय और नियुक्ति के अधिकार क्षेत्र में इसको नहीं हम ला सकते हैं, अधिकार परीक्षा जारी नहीं कर सकते। क्योंकि समझिए उच्चतम न्यायालय में जो न्यायाधीश है तो तमाम बहुत सारे क्या होते हैं, बड़े बड़े वकील होते हैं, तो वो न्यायालय की प्रतिष्ठा इससे क्या होगी, भंग होगी। अधिकार परीक्षा जारी करेंगे, उनके ऊपर सवाल उठाएंगे कि वैधानिक नहीं था, योग्य नहीं थे। ठीक है। तो ये उच्चतम न्यायालय इसमें नहीं आएंगे, न्यायाधीश नहीं आएंगे। ठीक है। अब क्या है कि राष्ट्रपति राज्यपाल तो वैसे भी नहीं आएंगे बच्चों, क्योंकि इनके ऊपर भी ये नहीं लगता है। ठीक है। उनको न्यायालय बुलाया ही नहीं जाएगा तो कहाँ से उनके ऊपर लगेगा। ठीक है। तो अब क्या है कि अधिकार परीक्षा किस पे लग रहा है, तो सार्वजनिक पद पर काम करने वाले व्यक्ति पे, निजी क्षेत्र वाले को इसमें नहीं शामिल कर रहे हैं हम। ठीक है ना। जो भी सरकारी अधिकारी वगैरह होंगे वो वैधानिक रूप से उनकी नियुक्ति है कि नहीं, पद के योग्य है कि नहीं, इसको क्या करेगा, उच्चतम न्यायालय देखेगा। और याद रखिएगा कि जो भी 4 रीटें थी ना, उस 4 रीटों को हटा देंगे तो ये जो अधिकार परीक्षा है इसको कोई भी इच्छुक व्यक्ति जारी कर सकता है। पीड़ित व्यक्ति करे ऐसा नहीं है। ठीक है। इसमें पीड़ित व्यक्ति क्यों करेगा, कोई चाहेगा कि मेरा वैधानिक रूप से नियुक्ति नहीं हुआ है तो हम चाहेंगे कि मेरे पे अधिकार परीक्षा लगे, नहीं। तो कोई भी इच्छुक व्यक्ति कर सकता है जिसको ये पता है कि नहीं इस अमुक व्यक्ति का इस पद के ये योग्य नहीं है, वैधानिक रूप से इसका क्या हुआ है, सिलेक्शन नहीं हुआ है। तो हमारे यहाँ विधि का शासन है, विधि सर्वोच्च है। तो प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, कोई भी हो, कोई भी इसके खिलाफ नहीं जा सकता कि मेरा मन किया तो क्या करेंगे, किसी को भी पोस्ट दे देंगे।
ठीक है। ऊंचे ऊंचे पोस्ट में क्या करेंगे, सबको शामिल कर देंगे, सबकी नियुक्ति करा देंगे अपने ही जान पहचान के लोगों का, तो ये नहीं चलेगा। पूरी की पूरी वैधानिक प्रक्रिया होनी चाहिए और वो व्यक्ति पद के योग्य होना चाहिए। अगर प्रक्रिया बनी हुई है कि आईएएस का सिलेक्शन ऐसे एग्जाम देकर होगा, रेलवे में एग्जाम देकर सिलेक्शन होगा, तो एग्जाम देकर पास हो गए तभी सिलेक्शन होगा, उसके योग्य बनना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हमारा आखिरी हो गया अधिकार परीक्षा। तो मैं उम्मीद करती हूँ आज जो मैंने आर्टिकल 32 समझाया आपको और जो 5 रीड समझाए वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद। और कल की क्लास में मिलेंगे, आर्टिकल 32 का भी जो व्यवहारिक रूप है वो देखेंगे और आर्टिकल 33 भी देखेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।